कैसे? इस टॉर्शन हेड का क्या फंक्शन है? ये स्ट्रिप फॉस्फर ब्रॉन्ज की ही क्यों बनाई जाती है? इस मिरर का क्या फंक्शन है? यहाँ जो बीच में आपने ये लगाया है सॉफ्ट आयरन कोर, इसका फंक्शन क्या है? इस स्प्रिंग का फंक्शन क्या है? इस तरह डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले इसमें टॉर्शन हेड। टॉर्शन हेड का फंक्शन क्या है? टॉर्शन हेड का यूज किया जाता है नल सेट के लिए। नल सेट, NULL। नल सेट का मीनिंग होता है कि जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तब इसकी रीडिंग जीरो होनी चाहिए। रीडिंग कहाँ ली जाती है वो एक अलग कंडीशन है। सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर में सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर के ऊपर कोई रीडिंग लेने के लिए कोई भी स्केल लगा हुआ नहीं होता। रीडिंग लेने के लिए स्केल बाहर होता है। बेसिकली आपने सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर में ये मिरर लगा रखा है। पहले इस मिरर का ही फंक्शन डिस्कस कर लें। मिरर जो आपने लगा रखा है कॉनकेव मिरर, कॉइल के साथ चिपका हुआ है। कॉइल के साथ चिपका हुआ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, और जहां फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और कॉइल आपस में चिपकी हुई मिली हुई है वहीं ये लगा हुआ है। अगर कॉइल रोटेट करती है तो मिरर इसके साथ रोटेट करेगा। इसके साथ में आपने चला रखा है एक, इसके सामने एक लाइट सोर्स लगा हुआ है। तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली बीम सामने दीवार पर पड़ती है। स्केल इसका लगाया जाता है दीवार पर। दीवार पर सामने होता है, बहुत दूर होता है इसका स्केल। और पॉइंटर नहीं है, निडल नहीं है, सुई नहीं है, बल्कि क्या है, जब ये मूव करता है तो इससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट का पैच, लाइट की बीम उस स्केल के ऊपर चलने लगती है। इस गैल्वेनोमीटर को एक ही जगह सेट करना होता है, इसे अपनी जगह से हटा नहीं सकते एक बार रखने के बाद। कहीं भी एक जगह आपने सेट कर दिया, सामने स्केल लगा दिया, और फिर नल सेट करते हैं। नल सेट का मीनिंग कि जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही तो ये मिरर जो है रिफ्लेक्ट होकर के सामने दीवार पर जीरो पर, जहां आपने जीरो लगाया हुआ वहां इसका स्पॉट पड़ना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं हो रहा तो इस टॉर्शन हेड को थोड़ा सा घुमा करके रिफ्लेक्टेड पैच को, रिफ्लेक्टेड बीम को जीरो पर ले आते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। तो सबसे पहले लिखिए, आपने क्या लिखा? टॉर्शन हेड, it is used to set null point. It is set null point when there is no current through the galvanometer. नेक्स्ट पार्ट है इसका फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, सेकेंड नंबर, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। और कल आपने सीख लिया है क्या करती है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सस्पेंशन टू द coil. It provide along with hair spring. It provide along with hair spring restoring torque to balance the magnetic torque on the coil and to bring coil back to its null position when current is stopped through the coil. बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इस स्ट्रिप को बनाने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज ही क्यों यूज किया गया, स्टील की क्यों नहीं बना ली गई, लोहे की क्यों नहीं बना ली, कॉपर की क्यों नहीं बना ली। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लिए स्ट्रिप स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होता है। उस कम होने से क्या फर्क पड़ता है अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। थिन रखा जाता है, इसको पतली स्ट्रिप रखी जाती है बिल्कुल। और फॉस्फर ब्रॉन्ज इसलिए बनाया जाता है क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए रिस्टोरिंग कांस्टेंट बहुत कम होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होता है, और इस कम होने से सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। लिख लीजिए इसे। Phosphor bronze alloy is used to make suspension strip.
phosphor bronze alloy is used to make suspension strip, and the strip is kept thin, and the strip is kept thin. The spring constant for phosphor bronze is very small. The spring constant for phosphor bronze is very small. Spring constant for phosphor bronze is very small. Thin structure of strip also decrease spring constant. The small spring constant increases sensitivity of galvanometer. नेक्स्ट लिखिए आप कॉनकेव मिरर. It reflects light from point source kept at its focus. This light move along a calibrated scale fixed to opposite wall of room. Next है soft iron umbilical core. It makes the magnetic field radial. Here is spring. It provides mechanical support to the coil, and along with phosphor bronze strip provide restoring torque. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार इसमें पूछा जाता है. अभी ये मैंने कॉइल बनाई हुई है आपके सामने. ये सिंपली मैंने तारों को लपेट लिया, तार को ये लपेट लिया और कॉइल बना दी. काफी मोटा तार है ये, तो इस तार की अपनी खुद की मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, और ये कॉइल का ये स्ट्रक्चर बन गया, सरवाइव कर रहा है. लेकिन रियल गैल्वेनोमीटर में ये तार इतना मोटा नहीं होता जितना मोटा ये है. रियल गैल्वेनोमीटर में तार होता है बिल्कुल बाल के जैसा बारीक, बिल्कुल बाल के जितना बारीक. कितना बारीक तार? जो नॉर्मल आपके तार होता है, डोरी होती है, उसमें से जो तार खींच के आप पीवीसी उखाड़ करके जो पतला सा तार अंदर निकलता है, जो ये डोरी लगी हुई है वाली, इतना पतला तार होता है. तो उसकी तो गुच्छी, उसकी कॉइल अपने आप में सरवाइव नहीं कर सकती. मुलायम तार है, सॉफ्ट है. उसके लिए पहले एक फ्रेम बनाया जाता है और फ्रेम के ऊपर लपेटते हैं. ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका पतंग उड़ाने वाला सद्दी या मांझा है, उसकी आप गोल लच्छी बनाकर नहीं रख सकते, उसे आपने चरखी पर लपेट कर रखना पड़ेगा. तो चरखी या फ्रेम है, चरखी मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है उसे लिपटने के लिए. तो कॉइल बनाने के लिए भी एक फ्रेम बनाया जाता है, फ्रेम के ऊपर कॉइल बनाई गई, और उस फ्रेम का मटेरियल इंटेंशनली एल्युमिनियम लिया जाता है. प्लास्टिक भी नहीं, वुड भी नहीं, पेपर भी नहीं, जबकि पेपर या प्लास्टिक का फ्रेम बनाना आसान है. लेकिन वो फ्रेम बनाया जाता है इंटेंशनली एल्युमिनियम का. एल्युमिनियम का ही क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है. बार बार एग्जाम में आ चुका है कि कॉइल बनाने के लिए फॉर्मर, फ्रेम नहीं, उसका असली नाम होता है, रियल नेम होता है फॉर्मर. कॉइल लपेटने के लिए, कॉइल वाइंड करने के लिए फॉर्मर प्लास्टिक का, पेपर का न लेकर के किसका लिया जाता है? एल्युमिनियम का लिया जाता है. एल्युमिनियम का ही क्यों लिया जाता है? हालांकि वो अब
टॉपिक आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। जो नॉर्मल 2 पल्ले वाली तराजू है, नॉर्मल तराजू, अब तो बहुत कम लोगों के पास है वो, लेकिन जब आप 2 पल्ले वाली तराजू में एक तरफ वेट और एक तरफ अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तोलने के लिए, तो वो कुछ देर तक ऑसिलेट करती रहती है, कुछ देर के बाद जाकर रुकती है। आपके यहाँ सबके घरों में मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, स्टेबलाइजर के ऊपर, स्टेबलाइजर पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जैसे ही लाइट आती है या आप वोल्ट मीटर ऑन करते हैं, तुरंत उस वोल्ट मीटर की निडल आगे पहुंचती है, फिर वापस आती, फिर आगे जाती, फिर वापस आती। एक दो बार वो थोड़ा सा ऑसिलेशन करती, तब जाकर के वो रियल रीडिंग पर जाकर के रुकती है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में, जो नॉर्मल हमारे घरों के मीटर हैं, वो बहुत सेंसिटिव नहीं होते। हमें वहां कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक आइडिया चाहिए कितना वोल्टेज आ रहा है। लेकिन रियल गैल्वेनोमीटर में, रियल वोल्ट मीटर में ये बहुत प्रिसाइज रखे जाते हैं, और करंट फ्लो करने के बाद कॉइल पर टॉर्क लगा मैग्नेटिक, लेकिन फॉस्फोर बाउंड स्ट्रिप का टॉर्क लगा रिस्टोर वापस करने के लिए। फिर अब ये वापस मैग्नेटिक टॉर्क लगा, एक कंडीशन ऐसी आई कि दोनों बराबर हो गए, लेकिन इसने मोमेंटम गेन कर लिया, ये उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को पार निकल के चली आती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को निकल के क्या गई, पार चली गई। अब पार चली गई तो रिस्टोरिंग टॉर्क बड़ा हो गया, इसे वापस लेकर आता है, और ये कुछ देर तक क्या होती है, झूलती रहती है, कुछ देर तक झूलती रहेगी। यहां से मैग्नेटिक टॉर्क लगा, यहां पहुंचकर मैग्नेटिक टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो गए, लेकिन अभी इसने मोमेंटम गेन कर लिया, यहां आके रुकेगी नहीं, अपनी मीन पोजीशन को पार करके निकल गई है, बिल्कुल ऑसिलेशन की तरह से। एक्चुअल में इसे मैग्नेटिक ऑसिलेशन कहा जाता है। तो कुछ देर तक ये झूलती रहेगी, तब जाकर के रुकेगी। जल्दी रुक जानी चाहिए, क्योंकि हमें रीडिंग लेने में समय नहीं लगना चाहिए। तो एल्युमिनियम फ्रेम, जब मैग्नेटिक फील्ड, ये समझ लो एल्युमिनियम फ्रेम है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करता है झूलने में, तब एक फिनोमेनन नया डेवलप होता है जिसे बोलते हैं एडी करंट्स। और ये एडी करंट्स इस झूलने को, इस ऑसिलेशन को अपोज करता है और कॉइल को जल्दी ही रोक देता है। अगर एल्युमिनियम फ्रेम ना बना करके प्लास्टिक या पेपर का फ्रेम बना दिया जाए, तो फिर उसमें एडी करंट्स डेवलप नहीं होंगी, वो अपोज नहीं होगा ऑसिलेशन का, और टाइम लग जाएगा रुकने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लिखिए, नेक्स्ट लिखते हैं हम, एल्युमिनियम फ्रेम टू वाइंड कॉइल ऑन इट। एल्युमिनियम फ्रेम टू वाइंड coil on it. When current is set up in galvanometer, coil start oscillating. ब्रैकेट में लीजिए, रोटेशनल ऑसिलेशंस, रोटेशनल ऑसिलेशंस। Under the influence of magnetic torque and restoring torque. Due to this oscillation, eddy currents are induced in aluminum frame, which oppose the oscillation of coil, and the coil to its equilibrium position in very short period of time.